दोस्तों, आपने बिगफुट्स, वेंडिगोज और स्किन वॉकर्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपके लिए जो कहानियां लेकर आए हैं वो इनसे काफी अलग और काफी खौफनाक और हैरत अंगेज है। और हमें यकीन है कि आज की इन कहानियों को सुनकर आपको काफी मजा आने वाला है। लेकिन आज की इन कहानियों को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल मिस्टर स्ट्रेंज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हम आपको ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि आज की कहानियों में जानवरों का शिकार और मनुष्य के प्रति हिंसा का वर्णन किया गया है। तो अगर आप इनसे विचलित होते हैं तो आप इन कहानियों से दूर रहिए दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानियों का सिलसिला और आज का ये एपिसोड हम शुरू करते हैं। ये सन 2008 के जनवरी की बात है, जब मैं 7वीं कक्षा में था और 12 साल का था। मैं एक एवरेज बच्चा था और मेरे कुछ दोस्त थे, जिनमें से एक मेरा सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम कॉलिन है। कॉलिन मुझसे करीब आधा घंटा दूर रहता था, इसीलिए मैं अक्सर उसके घर नहीं जाता था। जब मैं उसके घर जाता था तो हम हमेशा उसके घर के सामने वाले जंगल के पास खेला करते थे। उसके घर के बगल की 3 एकड़ जमीन जंगलों, पेड़ों और नहरों से घिरी हुई थी। वहां एक बड़ा सा तालाब भी था जिसमें हम गर्मियों के महीनों में मछली पकड़ने जाया करते थे। हालांकि उसके घर से कुछ दूर जंगल के अंदर एक खाली पड़ा हुआ घर था जहां कोई नहीं रहता था। वो एक सामान्य घर था जिसकी 2 मंजिलें थी। कॉलिन के अनुसार उस घर को 1980 के दशक में छोड़ दिया गया था और तब से वो खाली ही है। और फिर 1990 के दशक में कई सारे कॉलेज के बच्चे वहां उस सुनसान घर में पार्टी करने जाया करते थे और उन्होंने उस घर को पार्टी करने का अड्डा बना लिया था। कॉलिन की सबसे बड़ी बहन एना, जो उस समय 15 वर्ष की थी, वो भी उस घर में पार्टी करने जाया करती थी। लेकिन कॉलिन के पैदा होने से कुछ समय पहले उसने उस घर में जाना बंद कर दिया, जिसका कारण उसने बिल्कुल नहीं बताया था। खैर, तो एक बार जब हमने कॉलिन की बहन को बताया कि हम उस घर में तहकीकात करने जा रहे हैं, तो वो घबरा गई। उसने हमसे कहा कि हमें उस जगह से हर कीमत पर दूर रहना चाहिए और कभी उस अजीब घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, और खासकर उस घर के तहखाने में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमें लगा कि वो ये इसलिए कह रही होंगी क्योंकि वो घर ड्रग्स और शराब पीने वालों का अड्डा बन गया होगा। लेकिन ये बात नहीं थी। असल में कुछ और ही बात थी जो किसी कारण कॉलिन की बहन ने हमें नहीं बताई। तो कॉलिन की बहन की बात को नजरअंदाज करते हुए हमने अगली सुबह उस घर के अंदर तहकीकात करने जाने की योजना बनाई। जब हम सुबह सुबह उठे तभी हम सूरज निकलने से पहले घर से बाहर निकले। कॉलिन के पास 2 साइकिल्स थी, जिसे चलाकर हम दोनों जंगल के अंदर उस घर की तलाश में गए। धीरे धीरे अंदर आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि जंगल गहरा होता जा रहा है और उस जंगल के अंदर से काफी अजीब वाइब्स मुझे महसूस हो रही थी। तभी बीच रास्ते रुककर मैंने कॉलिन से पूछा कि क्या वो कभी इस रास्ते से गुजरा है। कॉलिन ने कहा कि वो कभी भी इस जंगल के रास्ते से नहीं गुजरा है और वो कभी जंगल के इस भाग में नहीं आया है। यह सुनकर मुझे काफी डर लगा और मैं जंगल के और अंदर जाने से कतराने लगा। लेकिन ना चाहते हुए भी हम दोनों आगे बढ़े। फिर जंगल की ओर गहराई में जाने के बाद मुझे कुछ अजीब दिखा। मैंने अपनी साइकिल रोकी और कॉलिन को भी साइकिल रोकने के लिए चिल्लाया। कॉलिन ने ब्रेक लगाया
और पूछा कि क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो। मैं जंगल के एक हिस्से को घूर रहा था क्योंकि मैंने जंगल के अंदर कुछ सीढ़ियां देखी थी, जैसे किसी ने घर की सीढ़ियों को उखाड़कर वहां जंगल के अंदर रख दिया हो। वो सीढ़ियां देखकर मुझे काफी अजीब महसूस होने लगा। मैंने कॉलिन से कहा कि हमें घर वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि ये जंगल का इलाका मुझे कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन कॉलिन इस बात पर अड़ा रहा कि हमें बस चलते रहना चाहिए। मैंने जंगल में सीढ़ियों के बारे में तो सुना था और मैंने कॉलिन को भी ये बताया कि हमें यहां नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉलिन अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो किसी भी हालत में उस घर के अंदर खोज करने के लिए जाना चाहता था। हालांकि मैं भी जाना ही चाहता था और मैंने भी उसकी बात आखिरकार मान ही ली और हम आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते वक्त मैंने ध्यान देना शुरू किया कि हम उस राह पर जितना आगे बढ़ते गए वहां के पेड़ उतने ही मरे हुए लग रहे थे। भले ही सर्दियों का मौसम था, लेकिन पेड़ स्पष्ट रूप से मर चुके थे। मैंने ये बात कॉलिन को बताई, लेकिन उसने फिर से मेरी बात को टाल दिया और आखिरकार हम उस घर के यहां पहुंच ही गए। हम घर के आंगन में जाकर साइकिल से उतरे और कॉलिन ने उसकी जेब से चाकू निकाल लिया। हम घर के दरवाजे पर गए और कॉलिन ने लात मारकर दरवाजे को तोड़ दिया। मुझे वहां जाने का पछतावा होने लगा था और उस घर को देखकर और उस घर की हालत देखकर मैं सोच रहा था कि आखिर मैं यहां क्यों आया हूं। जब अचानक हमने घर के तहखाने में जोरदार गुर्राने की आवाज सुनी। वो आवाज सुनकर हमारे दोनों की पैंट लगभग गीली होने वाली थी। मेरी पैंट तो पीली भी होने वाली थी। हम दोनों ने सोचा कि आखिरकार वो क्या आवाज थी। मुझे लगा जैसे मुझे उल्टियां आ जाएगी। फिर भी हम अंदर गए। कॉलिन ने अपने चाकू को हाथ में ही रखा था ताकि अगर वहां कोई जानवर से हमारा सामना हो जाए तो हम अपनी सुरक्षा कर सके। हम पहले उस घर की सीढ़ियां चढ़े। हमें ऊपर बहुत कुछ नहीं मिला क्योंकि उस घर में होने वाली पार्टियों से सब तहस नहस हो गया था और कई सालों से जैसे वहां कोई नहीं आ रहा था। इस घर में बहुत सारे रहस्य थे और यहां आकर मुझे थोड़ी खुशी हुई क्योंकि हम कई दिनों से यहां आकर देखना चाहते थे कि आखिरकार इस घर में क्या है। लेकिन मैं ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो तहखाने से आई हुई गुर्राहट की आवाज क्या थी। हम सीढ़ियों से नीचे उतरे और मुख्य मंजिल पर आ गए। वहां भी हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हम पिछले दरवाजे पर पहुंचे जिसके नीचे वो तहखाना था, हमें वहां एक हिरन के टुकड़े मिले, जैसे पैर और अंतड़ियां। हमें खून के निशान मिले जो उस तहखाने के दरवाजे तक जा रहे थे। तहखाने का दरवाजा खुला हुआ था और तहखाने के अंदर गहरा अंधेरा था। मैंने कॉलिन से कहा, शायद हमें नीचे तहखाने में नहीं जाना चाहिए, लेकिन कॉलिन ने मेरा हाथ पकड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, चुप हो जाओ टीजे, बिल्कुल भी आवाज मत करो। मैंने कॉलिन की ओर देखा और कॉलिन तहखाने के अंदर देख रहा था और उसकी आंखें डर से भरी हुई थी और वो पसीना पसीना हो गया था। मैंने उसे धीमी आवाज में पूछा, कॉलिन, क्या बात है? तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? तभी कॉलिन ने उस तहखाने की ओर इशारा किया और मैंने देखा दो पीली चमकती हुई आंखें जो काफी बड़ी थी, वो उस तहखाने से हमें घूर रही थी। ये भयानक दृश्य को देखकर मेरी रूह कांप उठी
और मैं जोर से उसे देखकर चिल्लाने लगा। वो दानव हमारे करीब आ रहा था, पर हम डर के मारे हिल नहीं पा रहे थे और मेरे टॉर्च की रोशनी ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया और मैंने देखा कि ये कोई मानव नहीं था। उसकी आंखों में काफी रोष था। उसका चेहरा किसी जले हुए जानवर जैसा लग रहा था जिसकी चमड़ी नीचे लटक रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने पीले और नुकीले दांत बाहर निकालकर किसी दानव जैसा हंसने लगा और आगे बढ़ते वक्त वो अपना सिर दाएं बाएं घुमा रहा था जैसे वो हमें अचंभे से देख रहा हो। अंत में मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने कॉलिन से कहा, कॉलिन भागो यहां से। उस खूंखार दानव ने मेरी आवाज को कॉपी किया और वो अजीब आवाज में मेरी कही बात को दोहराने लगा। कॉलिन भागो यहां से, कॉलिन भागो यहां से। ये सुनने के बाद मेरा दिल दहल उठा और कॉलिन और मैं घर के पीछे के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि वो दरवाजा लॉक था। फिर उस प्राणी ने हमारी ओर एक असंभव रूप से लंबा कदम उठाया और वो मेरे ऊपर झुक गया। मेरा ध्यान उस पर तब गया जब अपनी गर्दन पर उसकी लार टपकते हुए मैंने महसूस की। मेरा दिल दहल गया। अचानक कॉलिन ने दरवाजे को लात मारी और वो दरवाजा खुलकर टूट गया और दरवाजा खुलते ही हम उस घर से बाहर भाग निकल गए और घर के आगे चले गए जहां हमने अपनी साइकिल पार्क की थी और अपनी साइकिल पर बैठकर हम जंगल में भाग निकले। जब हमने सुना कि वो दानव घर के अंदर से पागलों की तरह गुर्रा रहा था और चीख रहा था, हम साइकिल तेजी से चलाकर आखिरकार उस जंगल से बाहर आ गए। हम कॉलिन के घर वापस चले गए जहां से हमने पुलिस को कॉल किया। हमने सोचा कि पुलिस हमारे दानव से हुए सामने की बात पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए हमने पुलिस से झूठ बोला कि उस घर के तहखाने में एक खतरनाक व्यक्ति है। कॉलिन के माता पिता घर पर नहीं थे और उसकी बहन ऐना भी घर पर नहीं थी। वहां सिर्फ हम दोनों थे। पुलिस कुछ घंटों के बाद आई। हमने उन्हें बताया कि वो इंसान उस घर के तहखाने में छुपा हुआ है। पुलिस घर की तलाशी लेने जंगल के अंदर चली गई। लगभग 45 मिनट से 1 घंटा हो गया और वो अधिकारी वापस आ गए और वो अपने रेडियो पर बात कर रहे थे और जंगल में आने के लिए फॉरेंसिक यूनिट को बुला रहे थे। पुलिस ने हमसे कुछ सवाल पूछे और फिर उन्होंने हमें बताया कि उन्हें तहखाने में क्या मिला। उस तहखाने में कोई नहीं था, लेकिन उन्हें हड्डियां और कुछ अवशेष वहां मिले, जिनमें से कुछ मनुष्यों के अवशेष थे। उन्हें वहां ऐसे शव मिले जो बाद में डीएनए परीक्षण के बाद यह सामने आया कि वो शव महीनों से और सालों से लापता व्यक्तियों के थे। सबसे दुखद बात तो यह थी कि जब उन्होंने हमें छोटी हड्डियों के अवशेषों के बारे में बताया, जिन्हें वो जानवरों की हड्डियों के रूप में मान रहे थे, लेकिन कुछ डीएनए टेस्टिंग करने के बाद उन्होंने ये पाया कि वो छोटे बच्चों के अवशेष थे। ये बात सुनकर हमारा दिल चूर चूर हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि कुछ हफ्तों पहले कॉलिन ने मुझे लगभग 7 बजे घबरा कर फोन किया। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। उसने मुझे बताया कि उसकी बहन ऐना ने उसे बताया है कि उस घर में क्या हुआ था। उसने बताया कि 1998 में वो उस घर में पार्टी में गई थी
और सभी लोग नशे में धुत थे। उसका एक दोस्त तहखाने में चला गया और वो घंटों तक बाहर नहीं आया। उसके माता पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। फिर नए साल की पूर्व संध्या यानी 1999 को जब ऐना नए साल की पार्टी में उस घर पर वापस पहुंची, तभी उसने वहां देखा कि वहां पार्टी कर रहे उसके दूसरे दोस्तों ने तहखाने से एक शव बरामद किया है जो सड़ा हुआ था। और ऐना को यह एहसास हुआ कि वो शव उसके दोस्त का ही है जो उस तहखाने में गुम हुआ था। लेकिन पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से उन्होंने इस बात को अभी तक किसी को नहीं बताया था और तब से ऐना उस घर में पार्टी करने के लिए कभी नहीं गई। मैंने जब ये बात सुनी तभी इस बात से मेरा दिल दहल उठा। ये लिखते समय मैं अब 20 वर्ष का हो गया हूं। मैं अब भी सोचता हूं कि अगर हम उस दिन तहखाने में जाते तो आखिर क्या होता। शायद हम उन लाशों में से एक होते और आज ये कहानी बताने के लिए हम जिंदा ना होते। ये कहानी करीब 2018 की है, जब मैं केप मे के पास एक छोटे से ग्रामीण शहर में गई थी। उस समय मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रही थी, वो कंपनी मुझे घर घर जाने के लिए भेज रही थी, केबल और वाईफाई का प्रचार करने और उसे बेचने के लिए। मुझे पूरे दिन अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि शहर अपने आप में बहुत छोटा सा था और थोड़ा डरावना था। वहां के लोग मुझे घूर रहे थे और काफी डरावनी तरह से, जैसे वो नहीं चाहते कि मैं वहां रहूं। इस तरह से वो घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस दिन शहर के बहुत से लोग किसी चीज से परेशान थे और वो एक अजीब और तनावपूर्ण माहौल था जिससे मैंने किनारा कर लिया। क्योंकि अक्सर कुछ लोग अजीब होते हैं और उनसे किनारा करना ही बेहतर होता है। तो मैंने अपना काम करना जारी रखा। शहर के उस अजीब माहौल के अलावा मुख्य सड़क से उतरते ही शहर का दृश्य असल में काफी सुंदर था। चलते हुए मुझे अलग अलग सड़कों पर रुकना पड़ा और कुछ सड़कें जहां से मैं चल रही थी वो घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली सड़कें थी और वो जंगल का नजारा काफी सुंदर, शांत और प्रेक्षणीय था। सूर्यास्त से ठीक पहले मुझे एक छोटे से गांव में कुछ घरों का दौरा करने का कार्यक्रम था। इस गांव तक जाने के लिए आपको एक बहुत लंबी सड़क पर जाना होता है, तो मैं चलती रही। मैं एक समय कैंप क्षेत्र से होते हुए एक ट्रेलर पार्क के पीछे जंगल के पार पहुंची और फिर अंत में मैंने अपने आप को एक छोटे से खुले क्षेत्र में पाया। वहां से मुझे वो छोटा सा गांव दिख रहा था। मैंने देखा कि वहां ज्यादा घर नहीं है, गिने चुने सिर्फ 4 या 5 घर थे वहां पर। उस गांव में एक तालाब था और वो सारे घर उस तालाब के काफी करीब थे, जो मुझे काफी अजीब लगा। हर घर अलग अलग किस्म के थे और वो इलाका ज्यादातर सुनसान था। फिर नजदीक जाकर मैंने देखा कि वहां सिर्फ एक ही ऐसा घर है जहां कोई रह रहा था, बाकी के सारे घर बंद थे। तो मैंने उस घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक अजीब बूढ़ा आदमी घर के बाहर आया। मैंने हिचकिचाकर उसे अपने कंपनी के वाईफाई और केबल की जानकारी दी, पर वो इंसान बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था और कुछ जवाब दिए बिना उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं उन घरों को और उस दृश्यों को देखकर इतना विचलित हो गई थी कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि सूर्यास्त कितनी तेजी से हो रहा है
और जल्द ही रात होने वाली है। फिर कुछ देर रुकने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि जंगल में उस सुनसान गांव में अकेले रहने से बचने के लिए मुझे वापस जाना शुरू कर देना चाहिए। मैं इससे पहले किसी अजनबी शहर में कभी नहीं गई थी और एक महिला होने के नाते रात होने से पहले मुझे वहां से निकलना जरूरी था और वहां पर कोई नेटवर्क भी नहीं था। तो मैं वहां से निकली। मैं उस गांव के रास्ते से नीचे अपना रास्ता बना रही थी। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि अभी तक पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। पर जैसे ही मैं सड़क के जंगली इलाके के पास पहुंच गई, मैं थोड़ा तेजी से चलने लगी क्योंकि वहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और सूरज की रोशनी तेजी से गायब हो रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ रही थी, मैंने कुछ महसूस किया कि जंगल अचानक से एकदम शांत हो गया था। जो पंछियों की आवाजें मैं पहले सुन रही थी, वो अब अचानक रुक गई थी। वहां पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। ये अजीब सन्नाटा महसूस करते हुए मैं अचानक रुक गई और मेरा शरीर अचानक ठंडा पड़ गया क्योंकि मुझे लगा कि जैसे मुझे कोई जंगल के अंदर से देख रहा है। और कुछ ही सेकंड बाद मुझे दूर से एक हलचल सुनाई दी। उस वक्त काफी अंधेरा हो गया था और मैं वहां ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। और इस अचानक हुई हलचल से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर मैंने चारों तरफ जंगल में देखना शुरू कर दिया और जंगल के अंदर कुछ फीट दूर देखने पर मुझे एक साया दिख रहा था जो पेड़ों के पीछे से मुझे देख रहा था। उसे देखकर मेरे अंदर का खौफ और बढ़ गया। वो किसी प्रकार का बड़ा जानवर लग रहा था। वो जानवर जो कुछ भी था, मैं उस जानवर का ठीक से विश्लेषण नहीं कर पा रही थी, पर ठीक से देखने पर मैंने पाया कि वो एक बड़े कुत्ते की तरह लग रहा था। इतने बड़े आकार का कुत्ता मैंने अब तक नहीं देखा था। मैं इसके बड़े आकार से भयभीत हो रही थी। वो जो कुछ भी था, मुझे एक शिकार की नजर से देख रहा था। मैं धीरे धीरे पीछे चलने लगी। फिर मैंने सोचा मुझे पीछे मुड़कर गांव की तरफ वापस जाना चाहिए जहां उस अजीब बूढ़े आदमी का घर था। लेकिन मैंने सोचा कि यह सही नहीं होगा क्योंकि मुझे उस इंसान के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तो मैं वहीं पर खड़ी उस खौफनाक जानवर को देख रही थी। फिर मैंने देखा कि वो दूर खड़ा जानवर मुझे अचंभे से देख रहा था और मेरी हलचल पर नजर रख रहा था, जैसे वो मेरा शिकार करने की सोच रहा हो। उस जानवर का चेहरा देखने के लिए अब मेरे पास पर्याप्त रोशनी नहीं थी, लेकिन मुझे असामान्य रूप से डर लग रहा था। मैं जो कुछ भी देख रही थी वो निश्चित रूप से एक कुत्ता होने के लिए बहुत बड़ा था। वो कम से कम 6 फीट ऊंचा था। उस प्राणी की मांसपेशियां काफी मजबूत लग रही थी, जैसे कोई भेड़िया स्टेरॉइड्स पर हो। मैंने यह भी देखा कि उसके चेहरे की रूपरेखा किसी जर्मन शेपर्ड नस्ल के कुत्ते या भेड़िए के समान लग रही थी, क्योंकि उसके कान पॉइंटेड थे और मुंह कुत्ते जैसा लंबा था। उस खौफनाक पल में मैं सिर्फ अपने दिल की धड़कन की आवाज सुन सकती थी, क्योंकि डर और एड्रेनलिन ने मेरे ब्लड प्रेशर में रेंगना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर सा गया हो। मुझे अब यह यकीन हो गया था कि मैं आज जिंदा नहीं बचने वाली। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इसका सामना सतर्क होकर करूंगी, क्योंकि अगर वो मुझ पर हमला करना चाहता है तो मैं उसके खिलाफ शक्तिहीन हो जाऊंगी और कुछ भी कर नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि उस जानवर को चौंकाने के लिए मैं सबसे भयानक
और चौंकाने वाली चीख पुकार कर सकती हूं, जिससे यह जानवर हैरान हो जाएगा और मैं भागने में सफल हो जाऊंगी। और बिना सोचे मैंने अपने मुंह से एक भयानक चीख को जितना हो सके उतना तेजी से बाहर निकाल दिया। मेरी उस चीख को सुनकर वो जानवर अचंभित हो गया और 2 कदम पीछे हट गया। शायद वो सोचने लगा कि मैं लड़ाई के लायक नहीं हूं, और वो पीछे मुड़कर पेड़ों के पीछे से जंगल के अंदर चौंक कर भाग गया। ये मौका देखकर मैं भी वहां से भाग निकली। मैं तब तक दौड़ती रही जब तक कि मैं एक सड़क के अंत तक नहीं पहुंच गई, और फिर मैंने उस समर कैंप के क्षेत्र को देखा जहां से मैं पहले गुजरी थी। मैं वहां कैंप के क्षेत्र में जाकर रुक गई, अपनी सांस से बाहर और मेरे दिल को मेरी छाती से बाहर महसूस कर रही थी। हालांकि मैं अभी भी बहुत हिल गई थी और अभी भी ऐसा महसूस कर रही थी कि मुझे देखा जा रहा है। मेरी नजर उस जंगल के पेड़ों के किनारों पर टिकी रही। मेरी आंखें इधर उधर घूम रही थी, कोई निशान ढूंढ रही थी कि शायद वो जानवर अभी भी यही है और मुझे देख रहा है। पर मुझे कुछ नहीं दिखा और मुझे लगा कि रास्ता अब साफ हो गया है और मुझे जल्द ही वहां से निकलना चाहिए। तो मैं वहां से निकली और मैंने अगले घर का पता लगाया जहां मुझे जाना था, और मैंने जल्दी से अपना रास्ता बना लिया। फिर जंगल से बाहर निकलकर मुझे वो घर दिखा। उन्होंने मुझे अंदर ले लिया। वो परिवार काफी अच्छा था। उन्होंने मुझसे वाईफाई कनेक्शन खरीदा और मैंने उन्हें बताया कि अभी जंगल में मेरे साथ क्या हुआ था और स्थानीय लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। मेरी इन बातों को सुनकर उस परिवार की एक महिला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें यहां अकेले क्यों भेजा है। ये जंगल अंधेरा होने के बाद खतरनाक हो जाता है और यहां कई खौफनाक लोग रहते हैं। वो महिला मुझे जो समझाने की कोशिश कर रही थी वो ये था कि उस क्षेत्र में बहुत सारे पूर्व अपराधी लोग रहते हैं जो जेल से भागकर यहां रह रहे हैं। वो लोगों के बारे में उतनी ही चिंतित थी जितनी कि वो उस जगह के आसपास के जानवरों के बारे में थी। उस महिला ने कहा कि यहां एक अजीब जानवर होने की अफवाह है जो कि आधा इंसान और आधा कुत्ता है, जिसे गांव के लोग डॉगमैन कहते हैं। उस महिला की कही ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस परिवार के लोग मेरी सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने टीम लीडर को संपर्क करूं और उनसे कहूं कि वो मुझे लेने आ जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं फिर से अकेले बाहर इस जंगल में जाऊं और मुसीबत में फंस जाऊं। फिर उन्होंने मुझे उस रात उन्हीं के घर पर सहारा दिया और सुबह होते ही मेरा टीम लीडर मुझे लेने आया और आखिरकार मैं वहां से वापस अपने शहर लौट आई। मैं आज तक इस सदमे में जी रही हूं कि आखिरकार उस रात मेरा किस जानवर से पाला पड़ा था। क्या वो वही डॉगमैन था जो वो महिला कह रही थी? मैं बिल्कुल नहीं जानती। बस इतना जानती हूं कि जंगल में अजीब व गरीब चीजें होती है जिन चीजों के बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते हैं और चीजों को छुपाते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे उस शहर के लोगों को पता था कि मेरा उस जंगल में घूमना ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने मुझे सतर्क क्यों नहीं किया, मुझे नहीं पता। पर मैं आपको जरूर सतर्क करना चाहूंगी कि इस दुनिया में कई सारी ऐसी चीजें जंगलों में घूम रही है जो हमारे कल्पना से काफी परे है, और आप में से कोई भी ऐसे इलाकों में कभी अकेला ना जाए, क्योंकि शायद आपका ऐसी चीजों से सामना हो सकता है जिसे बयां करने के लिए शायद आप मेरी तरह खुशनसीब ना हो।
ओजाक शहर के पहाड़ों में ये एक ठंडी धुंध भरी रात थी। मैं और मेरे पिता परिवार के लिए जंगल में कुछ जलाऊ लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। हम एक केबिन में रहते थे जिसे हमने खुद बनाया था। मेरे दादाजी ने इन जंगली पहाड़ों में मेरे पिता को पाला था। हमारे परिवार में मेरी सौतेली मां और मेरे 2 छोटे भाई बहन थे और मैं दोनों भाई बहनों में से सबसे बड़ा था। मैं वर्तमान में 21 वर्ष का हूं और मेरे पास कुछ फायर आर्म्स है, यानी कुछ बंदूकें हैं जिससे मैं जंगल में शिकार करने के लिए इस्तेमाल करता हूं। हम एक एंटिक विंचेस्टर रिपीटर राइफल और एक क्रेग जॉर्गेंसन्स राइफल के साथ शिकार करते हैं, जिसे मेरे दादाजी द्वारा पारित किया गया था और वो जानवरों का शिकार करने के लिए उसका इस्तेमाल किया करते थे। अब हम इन हथियारों का उपयोग अपने पूर्वजों के प्रति अपनी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में करते हैं। जब भी मैं शिकार करने जाता हूं तो मैं एक हंटिंग नाइफ यानी एक बड़ा शिकारी चाकू और एक क्रॉसबो यानी एक धनुष जैसी चीज उसका भी उपयोग करता हूं। हम अक्सर शिकार के लिए पहाड़ों के जंगलों में जाते हैं और पिछली सर्दियों में जब हम शिकार के लिए जंगल में गए थे तभी हमें वहां शिकार के लिए कोई हिरन नहीं दिख रहे थे। हम कभी कभी कोई भालू या कभी कभी पहाड़ी शेर उन इलाकों में देखते हैं, लेकिन इस मौसम में बहुत सारे हिरन नहीं दिख रहे थे, जो अजीब था क्योंकि वो इन पहाड़ों में काफी ज्यादा संख्या में मौजूद थे। खैर, तो जब हम बाहर जंगल में कुछ जलाऊ लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे तो हमें जंगल के अंदर कुछ ही दूरी पर एक चीख सुनाई दी, किसी भेड़िए जैसी चीख। मैंने पहले इन हाउल्स को सुना है और मुझे लगा कुछ लोमड़ियां या फिर कुछ कायोटीज होंगे, तो ज्यादा ना सोचते हुए मैंने वापस लकड़ियां इकट्ठा करने पर ध्यान दिया। मुझे याद है उस रात को काफी ज्यादा ठंड थी और जब हम जलाऊ लकड़ी काट रहे थे तो मेरे पिता ने मेरी ओर देखा और उनके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, हे, ठीक से लकड़ियां काट रहे हो ना? कोई मदद चाहिए क्या तुम्हें? मैंने उन्हें जवाब दिया, नहीं पिताजी, सब ठीक है, बस आज रात बहुत ज्यादा ही ठंड है। मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द शिकार के लिए जाना चाहिए क्योंकि घर में सभी भूखे होंगे और हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पिताजी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हमें शिकार ढूंढने निकलना चाहिए। तो हम दोनों अपने हथियार इकट्ठा करने के लिए केबिन के अंदर गए। मैंने अपनी राइफल और मेरा क्रॉसबो लिया और मेरे पिता ने अपनी राइफल और पंप एक्शन शॉटगन ले ली और हमने अपनी सौतेली मां को बताया कि हम शिकार करने जा रहे हैं और हम उस ठंडी सर्दियों की रात में जंगल के अंदर शिकार पर चले गए। हमने एक ऐसा रास्ता अपनाने का फैसला किया जो हमारे लिए बहुत परिचित था और जहां काफी हिरन हुआ करते थे, तो हमने वहां जाने का फैसला किया। मैं बर्फ के बीच से गुजर रहा था और कहीं कोई हिरन नजर आ जाए इस आशा में यहां वहां सतर्क होकर देख रहा था। सौभाग्य से वो एक पूर्णिमा की रात थी और चांद भरा हुआ था, इसलिए मैं अपने आगे उस चांद की रोशनी में देख पा रहा था। इस जंगल में कई बार शिकार करते हुए हमारी भेड़ियों या अन्य जंगली जानवरों से मुठभेड़ होती रहती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग लग रहा था। जंगल एकदम शांत हो गया था। मुझे लगा जैसे पेड़ की रेखा से कुछ मुझे देख रहा है। मैं केवल सुन सकता था मेरे दिल की धड़कन को और बर्फ में हमारे कदमों की आवाज को। और फिर हमने एक आवाज सुनी। वो एक बहुत ही भयानक चीख थी जिसने मेरे खून को ठंडा कर दिया। मैंने इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की
कि आवाज कहां से आ रही है। मैंने अपने पिता को देखा और वो भी उस आवाज को सुनकर हैरान लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या लगता है पापा, वो किस चीज की आवाज है? उन्होंने जवाब दिया, मैं नहीं जानता बेटे, लेकिन मुझे लगता है कि हमें शांत रहना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम रात के खाने के लिए हिरन का शिकार कर सकते हैं। मैंने देखा कि उनके हाथ डर से कांप रहे थे, लेकिन यह देखना अच्छा था कि मेरे पिताजी शिकार करने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। तो मैं भी उनके पीछे पीछे दबे पांव चल पड़ा। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी काफी निडर इंसान है और वो काफी तगड़े हैं और उनसे कोई भी उलझना नहीं चाहेगा। और यह देखकर कि वो शिकार को जारी रखना चाहते हैं, मुझे लगा कि यह एक अच्छा संकेत है और मेरे पिताजी के होते हुए मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, मैं अपने चारों ओर से घिरी आवाजों को करीब से सुनता रहा। फिर मैंने अपनी बाई ओर कुछ सुना और वहां से मैंने एक हिरण को पेड़ों के पीछे से आते देखा। उस हिरण को देखकर मैं सतर्क हो गया। मैंने जल्दी से लेकिन सतर्क होकर अपना क्रॉसबो बाहर निकाल लिया, क्योंकि मैं हिरण को डराना नहीं चाहता था। मैंने क्रॉसबो में तीर डालकर उस हिरण के दिल पर निशाना साध दिया और तीर छोड़ दिया। मैंने देखा कि मेरा दागा हुआ तीर हिरण के छाती के आर पार हो गया और वो अपने दिल में लगे तीर को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद वो गिर गया और हम उस हिरण का शिकार करने में सफल रहे। फिर मेरे पिताजी और मैं उस हिरण की तरफ बढ़े और उसके पास जाकर रुक गए। जब हम उस मरे हुए हिरण के पास खड़े थे, तभी हमने अपने दाहिनी ओर कुछ आवाज सुनी। मैंने उन पेड़ों के इर्द गिर्द देखा और मैंने एक गहरी गुर्राहट की आवाज सुनी। मैं डर के मारे जम गया। जो कुछ भी मैंने सुना वो काफी गहरा और अजीब सुनाई दे रहा था। हालांकि इस जंगल में यहां के सबसे बड़े जानवर भालू है, लेकिन वो जो कुछ भी था वो इस क्षेत्र में शिकार करने वाले किसी जानवर की तरह नहीं लग रहा था। मेरे पिताजी ने मरे हुए हिरण के शव को उठाया और अपने कंधों पर रख लिया और उन्होंने मुझे उनके पीछे चलने का इशारा किया। जैसे ही हम अपने केबिन की तरफ उस जंगल से आगे बढ़ रहे थे, मैंने हर एक मीटर पर भारी कदमों की आवाज सुनी। मैं ये देखने के लिए इधर उधर देखता रहा कि क्या मैं उसकी एक झलक पा सकता हूं, और तभी मैंने उसे देखा। मेरे बाईं ओर मैंने देखा कि एक विशाल आकृति हमारी ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और ये जो भी था काफी बड़ा था। ये मुझे एक भूरे रंग के भालू जैसा लग रहा था, लेकिन इन जंगल में इतना बड़ा कुछ भी देखना अजीब है। मैंने पिताजी को इशारा किया और वहां देखने को कहा। उन्होंने मुड़कर उस अजीब साए को देखा और चुपचाप मुझसे कहा, मेरे करीब रहो। जब तक हम चुप रहेंगे और चुपचाप चलते रहेंगे, वो हमें कुछ नहीं करेगा। तुम सिर्फ मेरे साथ आगे बढ़ते रहो। मेरे पिता की यह बात सुनकर मैंने अपना सिर हिलाया और हम वापस केबिन की ओर धीरे धीरे खौफ में आगे बढ़ने लगे। हम 15 मिनट के बाद केबिन के नजदीक पहुंच गए। जब हम केबिन की ओर बढ़े तो मेरे पिताजी और मैं दोनों काफी डरे हुए थे। हमने जो कुछ भी सुना था वो कभी कभार गुर्रा रहा था और अजीब तरह से चीख रहा था, जैसे कोई भेड़िया रो रहा हो। ऐसा लग रहा था कि वो अजीब जीव जैसे हमें वार्निंग दे रहा हो उस जंगल से निकल जाने के लिए।
और जैसे ही हम केबिन के पास चले गए, मैंने अपने पीछे जंगल की ओर से कदमों की एक तेज आवाज सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही अजीब जीव मुझे दिख रहा था, लेकिन इस समय मैं उस चांद की रोशनी से उसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। वो एक भूरे भालू की तरह लग रहा था, लेकिन उसके सर पर सींग उगे हुए थे और उसकी आंखें लाल रंग की थी, जो उस रात के अंधेरे में चमक रही थी। और वो अब हमारी तरफ दौड़कर आ रहा था। उस नजारे को देखकर हम दोनों काफी खौफ में आ गए और तेजी से अपने केबिन के अंदर जाने के लिए दौड़ पड़े। और हम एकदम सही समय पर अंदर चले गए और दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया, क्योंकि जैसे ही हम अंदर गए वो दरिंदा भागते हुए हमारे दरवाजे पर आया और उसे जोर जोर से पीटने लगा। मेरे पिताजी और मैं, हम दोनों घबराने लगे और घर के सभी लोग इस आवाज को सुनकर बाहर आ गए। मेरे पिता ने उस हिरन को नीचे रख दिया और बच्चों और मेरी सौतीली मां को ऊपर की ओर कमरे में ले गए, और मैं दरवाजे पर उस जीव की खरोंचें सुनता रहा। फिर वो इतने जोर से चीखा कि मेरे कान बजने लगे, और अब वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और मेरे पिताजी मुझे ऊपर आने को कह रहे थे और घर के सभी लोग चिल्ला रहे थे। मैंने फैसला किया कि मुझे इस जीव से छुटकारा पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैं ऊपर अपने बेडरूम की खिड़की के पास भागा, खिड़की को खोला और अपनी राइफल निकाली, और ऊपर की खिड़की से जैसे ही मैंने बाहर देखा, मुझे वो खूंखार दरिंदा दिख गया। वो अब हमारे दरवाजे को जोर से पीट रहा था और अपने 2 पैरों पर किसी इंसान जैसा खड़ा था। मैंने बिना वक्त जाया किए उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही वो जोरों से दर्द में चीखने लगा और वापस जंगल में भाग गया। और अब वो जंगल के अंदर भाग रहा था तो उसके कदमों से पूरी जमीन हिल रही थी, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। इसके बाद फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं नीचे भागा और बाहर देखा, और बर्फ में बड़े पैरों के निशान के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखा। मैंने दरवाजा खोला और मैंने देखा कि सभी खरोच के निशान हमारे दरवाजे पर थे। फिर मैं उस खूंखार प्राणी द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान के पास गया, और मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि वहां कोई खून नहीं था। भले ही मुझे यकीन है कि मैंने उसे गोली मार दी थी, पर वहां खून की एक बूंद नहीं थी। इस घटना के बाद मैंने उस चीज के बारे में और ज्यादा खोज करना शुरू कर दिया, और मैंने ये पाया कि उस रात मैंने और मेरे पिताजी ने जो कुछ भी देखा था उसे ओजार्क हाउलर के नाम से जाना जाता है। हम आज भी कभी कभी इसे रात में जंगल से कर्राहते हुए सुनते हैं, और हम आज भी इस डर में जी रहे हैं कि वो कभी भी वापस आ सकता है और हमारे परिवार पर हमला कर हम सबको मार सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानियों का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको आज की कहानियां अच्छी लगी होंगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और हमारे चैनल मिस्टर स्ट्रेंज हिंदी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपको ऐसी ही हैरत अंगेज और खौफनाक कहानियां सुनना पसंद है तो हम इस चैनल पर ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।